वेल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप जुडिशरी का देते हैं तो एक या दो क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में से 100% मिलेंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन वाइज ही आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके को मिल जाए। कहां से? इस सेक्शन से, ताकि आप अपना कोई भी क्वेश्चन बनता हो सेक्शन 1 से तो आप इंशाल्लाह उसे सोल्व कर सके। और मैं आपको सेक्शन 1 के बारे में बताऊंगा, वो भी डिटेल से इंशाल्लाह, दोनों लैंग्वेजों में, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करें तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। खैर, टाइम ना वेस्ट करते हुए इंशाल्लाह मैं आपको रेडी करते हैं वीडियो। मैं आपको बियर एक्ट से बताऊंगा और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी। वीडियो के लास्ट में आप एमसीक्यू देख सकते हैं, जो भी सेक्शन 1 में बताया गया है। सॉर्ट, टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। जो ये बीएनएस है, ये एप्लीकेशन बेस है। यह बीएनएस का जो एप्लीकेशन है यह पर्सन बेस है। पर्सन का मतलब यह है, यह व्यक्तियों पर लागू होता है, ना कि जानवरों पर या अन्य किसी भी जीव जंतुओं पर। यह एक पर्सन बेस हो, ठीक है। जैसे सॉर्ट, टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन सेक्शन 1 में बताया गया है, ठीक है। यानी कि संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना, कब लागू होगी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, यह एक्ट कहलाएगा द भारतीय न्याय संहिता 2023। 1 जुलाई 2024 के बाद ही यह लागू हुआ, ठीक है। 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ, क्योंकि उससे पहले जितने भी हमारे जो क्रिमिनल लॉ थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को रिपील कर दिया गया। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, अगर उससे पहले जितने भी, अगर कोई भी केस पेंडिंग हो माननीय कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, तो उन्हें जो देखा जाएगा, ठीक है, उन्हें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से ही देखा जाएगा। उसमें जो भी प्रोसीजर चलेगा वो सीआरपीसी का चलेगा, आईपीसी की सेक्शन लगी होगी, एविडेंस एक्ट वही होगा। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद अगर किसी भी तरह का कोई क्राइम होता हो और कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती हो थाने में, या कोर्ट से कोई कोर्ट से कोई मुकदमा पंजीकृत होता हो, तो वो बीएनएस में ही आएगा और बीएनएस के ही जितनी जो सेक्शन हो वही लागू होगी और बीएनएसएस का प्रोसीजर ही चलेगा। और एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ही जो एविडेंस जो देखा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। जैसे इसके जो सब क्लोज 1 मैंने आपको बताया, सब क्लोज 2 में बताया गया है, इट शैल कम इनटू फोर्स, यह उस तारीख को लागू होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। नोटिफिकेशन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, ठीक है, नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गजट में, और अपॉइंट की जाएगी। एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजन इन दिस संहिता। इसके अंदर यह बताया गया है कि डिफरेंट डेट का मतलब यह हो कि यह प्रॉपर तरीके से लागू इसकी सेक्शन नहीं हुई। जैसे आपने, अगर आपके पास बियर एक्ट के नीचे आप देख लो, ठीक है, डेट 23/2/2024 एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106। जैसे हिट एंड रन वाला जो मसला था, उस सेक्शन 2 सब क्लोज 2 उपधारा 2 के 106 के उपधारा जो 2 हुए हैं लागू नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो एक्ट हुए लागू नहीं हुआ। डिफरेंट डेट का मतलब यही कि कुछ लागू हो गया, ठीक है, और कुछ लागू होगा भविष्य में, ठीक है। सेक्शन 3, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, यानी कि सब क्लोज 3, सेक्शन 1 का सब क्लोज 3, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, हर एक व्यक्ति, इसमें व्यक्ति का नाम दिया गया। व्यक्ति का मतलब सिटीजन का मतलब इंडियन,
यानी कि जो भारत का नागरिक, व्यक्ति का मतलब यह विदेशी, कोई भी विदेशी, तो अगर देखा जाए, ठीक हो। और एक आता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बताता हूँ। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल शायद नागरिकता के इसमें चैप्टर में है। तो एंग्लो इंडियन हुआ था कि जब ब्रिटिश काल में जो भी अंग्रेज यहाँ पर रह रहे थे, निवास कर रहे थे, राज कर रहे थे भारत के ऊपर, तो उन्हें अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, जैसे उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, इंडियन लड़की के साथ, किसी राजा की थी या किसी भी ठाकुर की या किसी भी, मतलब किसी भी, उसके बाद उन्होंने जब वो शादी कर ली, उससे जो उत्पन्न जो संतान हुई उसे एंग्लो इंडियन बोला जाएगा, क्योंकि बाप ब्रिटिशन और माँ इंडियन, उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिश, यानी कि हर एक व्यक्ति दंड का भागी होगा, लाइबल होगा, टू पनिश, लाइबल, पनिशमेंट, अंडर दिस संहिता, वह इस संहिता के अंदर, एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमेशन, ठीक है, एवरी एक्ट और ओमेशन, वह उसने कोई भी एक्ट किया हो या ओमेशन किया हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर उसने काम किया या ओमिशन किया कि हर एक काम के लिए उसे दंड दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी सही, बहुत सी ऐसे कि भाई, जैसे कि आपने जो सेक्शन, जैसे कि 12 साल से कम आयु का बच्चा, 7 साल तक के जो बच्चा, उससे कम उम्र आयु का बच्चा, उससे कोई भी अपराध हो जाए, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो गया हो, तो उसे अब दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये भारतीय से, ये बीएन, ना तो ये आईपीसी के अंदर था और न ही ये बीएनएस के अंदर था कि भाई कोई भी अगर वह बच्चा, कोई भी अगर वह एक्ट कर रहा है या ओमेशन कर रहा कि उसे दंड दिया जाएगा। कुछ प्रोविजन ऐसे कि उन्हें इसमें ये दिया कि नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमेशन, यानी कि अगर कोई भी बच्चा एक्ट कर रहा है, ओमेशन कर रहा, तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, इसमें यह भी बता रखा। लेकिन एक्ट का मतलब यह हो कि किसी कार्य को, किसी अपराध को कर दिया। ओमेशन, ओमेशन का मतलब यानी कि किसी कार्य को, कोई घटना हो, यानी कि कोई भी ऐसा इलीगल कार्य किसी व्यक्ति ने कर दिया जो भारत के अंदर अपराध हो और उसने वो कर दिया या करने की कोशिश की, तो उसे एक्ट माना जाएगा। ओमेशन का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, ठीक हो। जैसे कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करना, लेकिन पुलिस उस कर्तव्य को नहीं पूरा करती, और ड्यूटी को नहीं पूरा करती, तो पुलिस ने क्या किया, एक ओमेशन की। या हम भारत के नागरिकों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने और अपने समाज की सुरक्षा करना। कैसे, कोई गंदगी फैला रहा या कोई हमारे सामने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, यानी कोई आम आदमी के सामने कोई अन्य आदमी, यानी कि मेरे सामने कोई अन्य आदमी अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हूं या कोई ऐसा अपराध करित करता हूं, जैसे किसी के ऊपर एसिड फेंकता हूं, ठीक है, या कोई किसी के साथ छेड़छाड़ करता हो, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भारतीय संविधान के अंदर बताया गया कि भारतीय, हर एक भारत का नागरिक क्या हो, एज ए ट्रीट किया जाएगा जैसे उसके, वो एक पुलिस वाला है, ठीक है, यानी कि एज ए ट्रीट। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा आपको मैं, अगर हमारे सामने कोई भी अपराध हो रहा और हम उसे होने दे रहे, और हमें पता था कि हम उसे रोक सकते हो, हमारी बात में ताकत है, लेकिन हमारे हाथों में ताकत है कि हम उस अपराध को रोक सकते हो, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा, जैसे कोई, ठीक हो, और हमारे हाथ में ताकत है हम रोक सकते, लेकिन हमने जब भी रोका नहीं, ये भी एक ओमेशन ही हुई। कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन thereof which shall be guilty within India, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर अपराध करता हो, बस उसकी जो आयु 7 साल से कम ना हो या बहुत से ऐसे प्रोविजन हो, वो उसमें उन्हें दूर रखा गया, तो वह लाइबल होगा, भारत के अंदर दंड का भागी होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। सब क्लोज 4, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ, हर एक व्यक्ति क्या हो, का दायित्व हो, ठीक हो, बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जो इस टाइम भारत में लागू है। टू बी ट्राइड एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन सेम मैनर इज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा, जैसे भारत में कोई कानून बना हुआ जो इस टाइम लागू भारत में,
ठीक हो, चाहे से एनडीपीएस का हो गया, ठीक है, अफीम चरस का हो गया, भाई किसी के पास अफीम पकड़ी गई, चरस पकड़ी गई, या भारत का कोई नागरिक यही अफीम चरस लेको बाहर चला जा, विदेश में चला जा, ठीक हो, और विदेश में पकड़ा जाता हो, तो उसे ऐसा मानना जाएगा यानी कि वो जो अपराध हो उसने भारत के अंदर ही किया और भारत के अंदर ट्राई होगा। ठीक हो, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं, अगर कोई भी कानून बना हुआ उसके जैसे एनडीपीएस का बना हुआ, अगर कोई अफीम चरस किसी विदेश में बेच कर आ रहा, ठीक हो, कोई भारत का नागरिक, तो वह कोई भी व्यक्ति, तो वह भी क्या होगा, दंड का भागी होगा। अगर कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति यो काम भारत के अंदर कर रहा, ठीक हो, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति, इसमें व्यक्ति का जो दिया गया है, व्यक्तियों में विदेशी भी आ जा और नागरिक भी आ जा, अगर वही व्यक्ति भारत के अंदर आके काम कर रहा तो वह भी दंड का भागी होगा। और उसे यह माना जाएगा कि अगर किसी ने बाहर जाकर किया, भारत से बाहर किया अपराध, भारत के नागरिक ने, क्योंकि अगर कोई भारत का कोई व्यक्ति अगर वो विदेश का सिटीजन हो, मतलब विदेशी कोई फॉरनर हो, वो अपने देश में कोई अपराध करा तो हमें क्या लेने देना उसको, क्योंकि हर देश ने अपने कानून बना रखे हैं, भाई वो उनके कानून जो भी हो गए उनसे देखा जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति, यानी कि अगर वही व्यक्ति भारत के अंदर कोई अपराध कर रहा तो उसे यहाँ दंड मिलेगा। अगर भारत का सिटीजन कहीं बाहर जाकर काम वो कर रहा, अपराध कर रहा, तो वह भी उसे भारत में ट्राई किया जाएगा, चाहे वो विदेश में अपराध क्यों ना कर रहा हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा, जैसे कि बहुत से कानून ऐसे, बहुत से लॉ ऐसे कि भारत में उन्हें बैन कर रखा, बहुत से काम ऐसे, लेकिन विदेश में काम चल रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में जाकर वो काम करता हो जो भारत के अंदर अपराध हो और वह भारत में आता हो, तो भारत में उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा, भले ही वो जहाँ जिस देश में वो काम कर रहा था वहां वो कानून उसके लिए वह रोकथाम नहीं थी, वहां कानून में उसके लिए दंड नहीं था, लेकिन भारत में तो है। जैसे, और जहां भी वो पहला कदम रखेगा, उसका जहां पहला कदम रखा जाएगा, वहां की जो कोर्ट होगी, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं भी पकड़ा जा रहा, चाहे उसका पहला कदम पड़ेगा भाई दिल्ली में, मुंबई में, जहां भी एयरपोर्ट है या उसके जो आ रहा भाई, बड़े बड़े पानी के जहाजों के थ्रू आ रहा, शिप के थ्रू, तो जहां भी उसका पहला कदम रखा जाएगा वहां की जो कोर्ट होगी वहीं पर उसका क्या होगा, मुकदमा चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है। और सब क्लोज 5, सेक्शन 1 की सब क्लोज 5 बता रही, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड। यह प्रोविजन संहिता के किस किस पर अप्लाई होंगे, एक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट एंड इंडिया, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक कोई भी अपराध भारत के अंदर कर रहा है, भारत के बाहर कर रहा, उस पर भी यह लागू होगा। बी, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया हियर, हाँ, whoever इट मे बी ट्राइड, अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी हो या भारत का हो, कोई भी शिप हो या एयरक्राफ्ट हो जो भारत में रजिस्टर्ड यानी कि भारत में पंजीकृत हो, उस पर कोई अपराध करता हो तो उसे भी भारत में ट्राई किया जाएगा। और सी में बता रखा कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, इसके बारे में बता रखा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक हो, विदेशी हो, कहीं भी बैठ को, भारत के अंदर बैठ के, भारत के बाहर बैठ को, अगर वो टारगेट कर रहा भारत के कंप्यूटरों को इंटरनेट के द्वारा और किसी भी तरह का अपराध कर रहा, तो वह भी दंड का भागी होगा, कहां से, भारत के अंदर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, इन द सेक्शंस द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। इसमें जो सेक्शन में जो दिया गया है ऑफेंस का, जो इंक्लूड किया गया ऑफेंस को, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी अपराध कर रहा भारत से बाहर, ठीक हो, इंडिया विच इज कमिटेड इन इंडिया, यह देखा जाएगा उसको कमिटेड इन इंडिया माना जाए कि भाई इंडिया में इसने कमिट किया, वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, और इस संहिता के अंदर उसको पनिश किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। खैर इंशाल्लाह अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। मैं एमसीक्यू बहुत सेक्शन 1 के एमसीक्यू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे अपना घर पे बैठ के, ऐसे नहीं है भाई बहुत से स्टूडेंट घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे,
उनके लिए इंशाल्लाह बहुत ही यूजफुल हुई है वीडियो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मैं इंशाल्लाह ऐसे ही मतलब सेक्शन वाइज ही आपको एमसीक्यू भी बताता हूँ। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैं आपको ड्राफ्टिंग भी बताऊंगा कि भाई ड्राफ्टिंग कैसे होगी। भाई अगर आप एक एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल एडवोकेट अपनी लाइफ में, तो भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हाँ देखो, मैंने एक बात देखी, मेरा ये एक्सपीरियंस हो कि इंसान के अंदर, हम इंसानों के अंदर एक खास बात हो, एक कि हम दूसरों की गलती देखते हैं, दूसरों पर हंसते हैं, अपने अपने दामन में नहीं देखते कि हमारे दामन में क्या हो क्या नहीं। लेकिन जो खानदानी परिवार है, जिसका जो ब्लड रिलेशन, जिसका ब्लड होगा ना, वो कभी किसी पे हंसने का नहीं। वो हमेशा अपने काम से काम रखूंगा। ये नहीं कि कोई क्या करा क्या नहीं करा। अगर उसने, जैसे मैं कुछ गलती कर रहा वीडियो में, तो कोई मेरा यार दोस्त जो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो, मुझे आराम से बताएगा भाई आपने गलती की, या आप ये गलती करते। गलती हर इंसान करता हो, हालांकि लॉ में भी देखा गया, इस माना कि इंसान है तो गलती करेगा। खैर चलो एमसीक्यू देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस के परिवर्तन की तिथि है? किस तिथि को बीएनएस लागू हुआ? आंसर ए, 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि है जिस दिन बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? भाई राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू, यानी कि बस मोए मोए याद कर लियो आप, आपके याद आ जाएगा। किसने सहमति दी थी बीएनएस को? कब दी थी? 25 दिसंबर 2023 को, यानी कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन बोला जा, यानी कि क्रिसमस वाले दिन। बस इतना आप याद रख लियो। क्वेश्चन नंबर 3, बीएनएस की धारा 1 संबंधित है संहिता का शीर्षक और प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है? उनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है। मैंने आपको बताया, अगर भारत का कोई भी नागरिक अगर बाहर जा कोई भी अपराध करता हो तो उसका विचारण कहाँ किया जाएगा? भारत के अंदर। तो धारा 1 यानी कि धारा 1 का सब क्लोज 4। क्वेश्चन नंबर 5, बीएनएस की कौन सी धारा संहिता का क्षेत्रातीत परिवर्तन का प्रावधान करती है? सी, धारा 1 का सब क्लोज 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बीएनएस भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, ए, जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे अभियोजन किया जा सकता है, हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। कहाँ पर? जहां पर मतलब पहला कदम रखेगा। कहाँ रखा हमने पहला कदम? दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, बीएनएस के प्रावधान किसी द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं। भारत का कोई भी नागरिक भारत से बाहर या भारत के बाहर किसी स्थान पर, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक हो, जहाँ जो भी भारत से बाहर करता हो या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर करता हो, तो उस पर यह लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर, अब यानी कि अपराध के तत्व क्या है? किसी अपराध की आवश्यक तत्व है क्या? अपराध के 2 ही तत्व हो, एक्स रीस एंड मीन्स रिया। एक्स रीस का मतलब यानी कि भाई कोई मतलब कोई एक्शन किया, कि मतलब कोई भी एक्शन हो गया। एक्सिस का मतलब यानी कि ये वो फिजिकल एक्शन हो जो क्राइम्स के दौरान किया जाता है। एक्ट्स यानी कि कोई भी काम। मीन्स रिया का मतलब ये हो कि मन भी दोषी होना चाहिए। बस छोटा सा, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा तो उसकी जो इंटेंशन हो उसमें मतलब ये होनी चाहिए कि हाँ उसको किसी को दूसरे को चोट पहुंचानी, जो जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हानि पहुंचाना, बस उसका मन भी दोषी होना चाहिए। मीन्स रिया का मतलब ये हो। और एक्सक्यूज का मतलब यानी कि कोई भी ऐसा क्राइम हो या कोई भी अपराध हो जो किया जाता हो, एक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? हेतुक आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपराध के एक अनिवार्य तत्व है? एक्ट
यस, इसका मतलब मैंने बता दिया कि भाई मतलब कोई भी एक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अपराध घटित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टस रियस मानवीय आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि प्रतिषिद्ध कराना चाहता है। यह परिभाषा दी गई, किसने दी थी? कैनी ने दी थी यह परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, केवल कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी ना हो। अपराध में दोषी मन की स्थिति, ठीक हो, यानी कि मीन्स दिया, अपराध में दोषी मन की स्थिति जो मैंने आपको बता दिया यही। क्वेश्चन नंबर 6, अपराध है पब्लिक दोष, यानी कि अपराध क्या हो, अगर आया गया क्वेश्चन में एक पब्लिक दोष हो। क्वेश्चन नंबर 7 हो, यदि एक्ट्स नॉन फैसिट रैम नेसी मेंस सिट री आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मीन्स रिया होना चाहिए, यानी कि मन भी दोषी होना चाहिए और एक्टस के मतलब कोई क्राइम होना चाहिए, कोई भी एक्ट होना चाहिए मतलब। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सुयुक्ति मेंस रिया में संबंधित है? बी, एक्टस नॉन फैसिड यूम एनएसआई मीन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि केवल उसका मन दोषी ना हो। आंसर हो डी, कोई भी कार्य तब तक आपराधिक नहीं होता जब तक कि उसके साथ दोषी मन ना हो, यानी कि मन का दोषी होना बहुत जरूरी। ये इसका मतलब यही कि जो मैं आपको बता रहा, दोषी मन का मतलब भाई कोई बार ऐसा हो जा कि एक बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम हो, उससे कोई भी अपराध हो जा, अब उसे क्या पता बेचारा बच्चा वो कर रहा क्या नहीं कर रहा, इसकी उसे जानकारी नहीं है, या कोई भी पागल व्यक्ति अनसोन माइंड से पता ही नहीं है क्या कर रहा, तो ये देखा गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टस रियस का भाग नहीं है? आचरण एंड विचार, यानी कि किसी का जो आचरण हो या कोई विचार हो वो उसका एक्टस रिया का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत सबसे कम सुसंगत है? हेतु। क्वेश्चन नंबर 15, आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत नोलम क्राइम नुल्ला पैसो पिनो साइंस लेस का तात्पर्य है। आंसर ए, दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दंडिक विधि के बिना मौजूद नहीं हो सकता, यानी कि दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दंडिक विधि के बिना मौजूद नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लोक विधि में के निषेध, यानी किसी कोई लोक विधि मना कर रही या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोप अपराध है। यह कहा किसने? विलियम ब्लैकस्टोन। विलियम कौन हो? आपने अंडरवर्ल्ड मूवी देखी, उसमें जो विलियम हो, गुंडे का नाम शायद विलियम हो। ब्लैकस्टोन का मतलब काला पत्थर, यानी कि विलियम काले पत्थर ने कहा था किसी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोप अपराध है, यह कहा था विलियम और ब्लैकस्टोन ने। क्वेश्चन 17, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो अपराध कहलाता है। ये किसने कहा था? सी, स्टीफन जोसेफ। याद रखियो, हमारे यहाँ एक अस्पताल हो स्टीफन जोसेफ के नाम से, ईसाइयों का अस्पताल उसे बोला जा। उसने कहा था कि ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध, यानी कि विधि द्वारा उसे निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो अपराध कहलाता है। किसने कहा था? स्टीफन जोसेफ ने। क्वेश्चन नंबर 18, क्वाई फैसिट पर एलिम पर से आपराधिक दायित्व के निम्नलिखित दो में से एक का सार यह बी, प्रतिनिधित्व दायित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व दायित्व। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के चरण की सही क्रम है? बी, यानी कि सबसे पहले क्या हो? आशय, इंटेंशन। कोई भी व्यक्ति पहले सोचेगा भाई इंटेंशन होगी उसकी किसी को हानि पहुंचाने की। सेकंड, प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करोगा वो, भाई किसी को अगर मारना तो कट्टे वगैरह ठाक लागा। तीसरा, प्रयत्न करोगा, ठीक है भाई, प्रयत्न करोगा।
चौथा सफल, अगर सफल हो जाए, अगर नहीं भी सफल हुआ लेकिन जब भी अपराध तो हो ही गया, लेकिन ये 4 चीज़ हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।